Hello guys, welcome in my YouTube channel. In this session, chapter 10, constructor and destructor, part 2nd. We will discuss about the dynamic constructor, copy constructor और destructor. कि डायनेमिक कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है और डेस्ट्रक्टर का क्या रोल है. सबसे पहले कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मीन्स कंस्ट्रक्टर क्या है. जो भी क्लास के मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड्स है उनको मेमोरी एलोकेट कराने का काम करता है. और कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे टाइप्स है, लाइक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, वन पैरामीटराइज में वन आर्ग्यूमेंट, टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये सारे कंस्ट्रक्टर्स के टाइप है. तो ये है कि कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके साथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास किया गया हो. द कंस्ट्रक्टर कैन टेक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट. पॉइंट क्या है? क्लास. इंट ए और इंट बी इक्वल टू 0, यानी ये टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ टू आर्ग्यूमेंट. टू में से एक आर्ग्यूमेंट ए है और दूसरा बी है. ए की वैल्यू नहीं दी गई डिफॉल्ट, लेकिन बी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 दी गई है. नॉट दैट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आर गिवन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट. द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट b is 0, then the statement point p of 5. अगर मैंने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे रखा है और इसको कॉल किया तो p of 5, तो ये 5 किसको असाइन होगा? a को, और b की वैल्यू डिफॉल्ट 0 रह जाएगी. Assign the value 5 to a and 0 to b by default, but the statement point 7 11, और जब हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए तो 7 ए को और 11 बी को, यानी डिफॉल्ट वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी 11 से, और अगर कोई वैल्यू नहीं दी तो डिफॉल्ट वैल्यू काम करेगी. असाइन द वैल्यू 7 टू ए और 11 टू बी, बिकॉज व्हेन एक्चुअल पैरामीटर आर गिवन द ओवरराइड द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. और जब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू ओवरराइड हो जाती है. If one argument constructor is also present with this constructor, then the calling statement point p of 5 is unable to decide which constructor to be called and ambiguity is created. मान लो एक क्लास है पॉइंट, उसके अंदर वन आर्ग्यूमेंट भी है, टू आर्ग्यूमेंट भी है. तो उस केस में अगर पॉइंट p of 5 कॉल करेंगे तो एम्बिग्यूटी यानी कंफ्यूजन की सिचुएशन. PO5 को देख के ये वन आर्ग्यूमेंट को ही कॉल करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रखा है, जबकि इसमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी पास कर रखा है. तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी की सिचुएशन बन जाएगी, यानी कंफ्यूजन कि वन आर्ग्यूमेंट को कॉल करना है या टू आर्ग्यूमेंट को. द कंपाइलर विल जनरेट एन एरर मैसेज, और इस केस में कंपाइलर क्या देगा? एरर मैसेज देगा. लेकिन अगर क्लास में टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ही है तब उस केस में इसको अपन यूज कर सकते हैं, अगर डिफॉल्ट वैल्यू दी है तो. Next, dynamic initialization of objects. The initial value of an object can be provided at runtime. Means object को initial value runtime पे provide की जा सकती है. The advantage of dynamic initialization is that we can give different input format by using constructor overloading. Means dynamic यानी runtime पे initialization अलग अलग input format लेके constructor को overload किया जा सकता है. एग्जाम्पल iostream.h, conio.h, यहाँ पे क्लास ली, क्लास का नाम है सेप. इसके मेंबर वेरिएबल है फ्लोट में लेंथ, ब्रेथ, और फ्लोट में रेडियस, और फ्लोट में एरिया. ये इसमें 4 मेंबर वेरिएबल लिए अपन ने. फिर पब्लिक सेप, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है. हमेशा ध्यान रखना कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होगा. फिर अगेन सेव प्लॉट आर, ये वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है. आर की वैल्यू रेडियस को भी असाइन की और एरिया कैलकुलेट कर लिया 3.14, जो कि पाई की वैल्यू है. और आर इंटू आर, सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू 3.14 और आर इंटू आर, आर की जो भी वैल्यू आएगी. नेक्स्ट है सेव प्लॉट
एल है ये और ये बी है, दो आर्ग्यूमेंट हैं, लेंथ को एल असाइन कर दिया और ब्रेथ को बी असाइन कर दिया। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके एरिया को कैलकुलेट कर लिया। फिर डिस्प्ले फंक्शन में एरिया के सामने एरिया को डिस्प्ले करा दिया और न्यू लाइन स्लेस है। मेन फंक्शन में शेप, सर्किल, रेक्टेंगल। शेप जो कि अपनी क्लास है उसके ऑब्जेक्ट बनाए सर्किल और रेक्टेंगल। फ्लोट आर, एल और बी, ये वन नहीं है ये एल है, एल बी, ये तीन वेरिएबल लिए। एंटर द रेडियस ऑफ सर्किल, आर में असाइन किया, और सर्किल इक्वल टू शेप ऑफ आर, यानी वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो सर्किल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। फिर एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, फिर सी इन से एल और बी की वैल्यू इनपुट कर ली। फिर रेक्टेंगल इक्वल टू शेप एल इंटू बी, ये टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। फिर एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल डॉट डिस्प्ले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल डॉट डिस्प्ले, गेट सी एच और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इसका आउटपुट होगा, रेडियस उसने 5 डाली, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू 17 और 8 डाली, तो एरिया ऑफ सर्किल 78.5 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 136 आ जाएगा। तो ये एक कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम था जिसमें अपन ने डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शंस लिए, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया है, मीन्स एक से अधिक कंस्ट्रक्टर, लाइक 0 आर्ग्यूमेंट भी है, 1 आर्ग्यूमेंट भी है और 2 आर्ग्यूमेंट भी है। नेक्स्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ए कंस्ट्रक्टर दैट इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास इज नोन एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। मीन्स ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि दूसरी सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। मीन्स ए कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास इज नोन एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ए कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स रेफरेंस टू ए ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज आर्ग्यूमेंट। यानी जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसकी पहचान क्या है, लाइक फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन भी आर्ग्यूमेंट में क्लास का ऑब्जेक्ट लेता है, वैसे ही कॉपी कंस्ट्रक्टर भी जो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर होते हैं उसमें उसी क्लास का ऑब्जेक्ट लेता है। iostream.h कॉनियो क्लास का नाम लिया है प्रोडक्ट, मेंबर वेरिएबल है कोड, फिर पब्लिक में प्रोडक्ट ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, फिर प्रोडक्ट इंटेक्स ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यानी 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। प्रोडक्ट एड्रेस ऑफ वाई, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट क्लास है लेकिन ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर है, 1 आर्ग्यूमेंट, और इसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास किया है, प्रोडक्ट एड्रेस ऑफ वाई, यानी ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। यानी जो आर्ग्यूमेंट है उसमें उस क्लास का ही ऑब्जेक्ट पास करना कॉपी कंस्ट्रक्टर में होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर कोड में वाई डॉट कोड को सेट कर दिया, फिर वॉइड डिस्प्ले वॉइड, उसमें सी आउट में कोड को प्रिंट करा दिया, और उसके बाद वॉइड मैन प्रोडक्ट P1 10, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया P1 जिसमें 10 पास कर दिया। फिर प्रोडक्ट P2, उसमें P1 को ही पास कर दिया। ये तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है 1 आर्ग्यूमेंट के को, लेकिन P2 में P1 पास किया है एज ए आर्ग्यूमेंट, ऑब्जेक्ट पास किया है, तो मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। फिर है प्रोडक्ट P3 इक्वल टू P1, अगेन कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको P1 असाइन किया है। सी आउट में कोड ऑफ P1 प्रिंट करा दिया, P1 डॉट डिस्प्ले, फिर कोड ऑफ P2 डॉट डिस्प्ले, फिर सी आउट कोड P ऑफ P3 और P3 डॉट डिस्प्ले। 3 इसके कंस्ट्रक्टर के 3 ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, P1, P2 और P3, तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करके डिस्प्ले फंक्शन से डिस्प्ले करा दिया, और रिजल्ट होगा कोड ऑफ P1 10, P2 का भी 10 और P3 का भी 10, क्योंकि 10 वैल्यू अपन ने पास की है नॉर्मली। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर ने P2 में इसको असाइन कर दिया और P3 में असाइन कर दिया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, when no copy constructor is defined in the program, the compiler supply it on copy constructor। अगर अपन ने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है क्लास में तो कंपाइलर खुद का कंस्ट्रक्टर यूज करेगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टर, जैसे अपन ने पढ़ा कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन विच इज यूज्ड टू
allocate the memory when class object is created। मीन्स क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्लास के मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड्स को मेमोरी अलोकेट कराने का काम कौन करता है? कंस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर क्या है? उसका जस्ट रिवर्स। ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास दैट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय, वो अलोकेट कराता है, ये डिस्ट्रॉय करता है द ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। मीन जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं उनको डिस्ट्रॉय कौन करता है? डिस्ट्रक्टर। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर्स। पहला, इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम बट प्रीसीडेड बाय टिल्ड ऑपरेटर। मीन्स जो डिस्ट्रक्टर है वो भी क्लास के नेम के समान होता है इसका भी, लेकिन इसके आगे टिल्ड ऑपरेटर होता है। इट नेवर टेक एनी आर्ग्यूमेंट, डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। डैश नहीं, यहाँ पे टिल्ड ऑपरेटर है, ये छोटा है, दिख नहीं रहा सही। इट इज इन्वॉल्व implicity by the compiler upon the exit from the program or block function। जैसे ही प्रोग्राम का एग्जिट होता है उसी टाइम पे ये कॉल होता है, और नई इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, नई कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। मीन्स डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड भी नहीं कर सकते। प्रोग्राम iostream.h, konya.h डिस्ट्रक्टर का लिया है, क्लास सैंपल ली है, पब्लिक सैंपल ओपनिंग ब्रेक ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये है कंस्ट्रक्टर। सेम ये डिस्ट्रक्टर, लेकिन आगे टिल्ड ऑपरेटर, ये लहर का साइन टिल्ड ऑपरेटर कहलाता है। फिर इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, मेन फंक्शन सैंपल एस, गेट ch और क्लोजिंग ब्रैकेट। पहले जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर डिस्ट्रक्टर जैसे ही होगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। The use of destructor are the free to allocate memory of object runtime so that the freed memory can be reused another program or object। Means प्रोग्राम में कोई में ऑब्जेक्ट के यूज आने के बाद डिस्ट्रक्टर के द्वारा मेमोरी फ्री कराई जाती है जो किसी और प्रोग्राम में यूज की जा सकती है। द मेमोरी इज अलोकेटेड टू एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। मीन्स मेमोरी अलोकेट किससे होती है? न्यू ऑपरेटर से। एंड डी अलोकेट डिलीट ऑपरेटर से in destructor functions। C++ program to memory deallocation of an object using destructor। iostream.h, conio, class ली sample, एक कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का t लिया, पब्लिक सैंपल इंट लेंथ, वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है जिसमें t को मैंने न्यू कैरेक्टर लेंथ, मीन्स मेमोरी असाइन की है t को, कैरेक्टर एरे ऑफ लेंथ और उसकी लेंथ जो भी आएगी आर्ग्यूमेंट में वो प्रिंट हो जाएगी, क्रिएटेड। फिर डिस्ट्रक्टर सैंपल क्रिएट फंक्शन कॉल होगा और उसमें डिलीट टी, जो टी को अपन ने न्यू ऑपरेटर से मेमोरी असाइन की थी उस टी को ये डिलीट कर देगा, यानी फ्री करा देगा मेमोरी को। मेमोरी डी एलोकेटेड फॉर द कैरेक्टर एरे। वॉइड मैन सैंपल एस ऑफ 10, इससे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 10 लेंथ का क्रिएट हो जाएगा और फिर डिस्ट्रक्टर में डिलीट से वो फ्री हो जाएगी मेमोरी। कैरेक्टर एरे ऑफ length 10 created, memory deallocated for character array। Please check the description link for related video and continue in the next part of this video। Thanks।